एवरीवन, तो हम कर रहे थे इकोनॉमी की सीरीज। तो आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हम बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है एंड व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो शुरू करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट से हम क्या समझते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क एज वेल एज एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है, वो कंडीशन है जहां पर लोग पीपल आर विलिंग टू वर्क, लोग काम करना चाहते हैं एज वेल एज दे आर एबल टू वर्क, काम करना चाहते हैं और काम करने में समर्थ भी हैं एट द एग्जिस्टिंग रेट। जितनी वेज रेट चल रही है उस पर लोग काम करना चाहते हैं और काम कर भी सकते हैं, बट दे डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। हिंदी में अगर बात करें कि बेरोजगारी क्या होती है, तो बेरोजगारी वो स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति है जिसके पास कार्य करने की इच्छा है और योग्यता तो है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी वो समस्या है, वो सिचुएशन है जहां पर कोई व्यक्ति है जिसके पास कार्य करने की इच्छा है, मतलब वो काम करना भी चाह रहा है और योग्यता भी है, एबिलिटी भी है, राइट, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तो ये इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट समझना, एक तो है लेबर फोर्स, दूसरा है वर्क फोर्स, राइट। तो लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स में इंक्लूड नंबर ऑफ वर्कर्स विलिंग टू वर्क। इट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर्स और पीपल। तो लेबर फोर्स उसे कहते हैं जहां पर जो लोग हैं वो काम करना चाह रहे हैं। कितने लोग काम करना चाह रहे थे, इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, सारे ही इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं लेबर फोर्स, यानी कि लोग काम करना चाह रहे हैं। कितने लोग काम करना चाह रहे हैं, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, हमें ये देखना है कितने लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक। और वर्क फोर्स की जब हम बात करते हैं, वर्क फोर्स में हम सिर्फ उनको इंक्लूड करते हैं जो कि काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और एम्प्लॉयड। तो वर्क फोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं, और लेबर फोर्स में सारे ही लोगों को जो काम करना चाह रहे हैं सबको इंक्लूड करते हैं, वेदर दे आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, राइट। तो ये तो बात हो गई लेबर फोर्स की और वर्क फोर्स की। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम किस तरीके से निकालते हैं वो समझते हैं। तो अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना हो तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हमें निकालना है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय पीपल इन लेबर फोर्स, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में अभी करंटली क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। अब हम बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे डेटा कौन इशू करता है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि डेटा कौन पब्लिश करता है और कलेक्ट कौन करता है। तो डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इज कलेक्टेड बाय NSO, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे डेटा कलेक्ट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज NSO, राइट। और पब्लिश कौन करता है? तो नीति आयोग पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो कौन करता है? नीति आयोग, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसका पार्ट है? अनएम्प्लॉयमेंट इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन सी मेथडोलॉजीज यूज की जाती हैं अनएम्प्लॉयमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। मेथडोलॉजीज फॉर एस्टिमेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन सी मेथडोलॉजीज इंडिया में यूज की जाती हैं। तो नंबर 1 है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, दैट इज UPSS, देन करंट वीकली स्टेटस CWS, देन करंट डेली स्टेटस CDS, एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे।
तो यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस, इट आइडेंटिफाइज एन इंडिविजुअल एज अनएम्प्लॉयड इफ ही डिड नॉट फाइंड वर्क ओवर ए मेजर पार्ट ऑफ 365 डेज। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 365 डेज यानी एक साल में अगर कोई एक इंडिविजुअल ज़्यादा दिनों तक उसको काम नहीं मिला है, मतलब ज़्यादा दिनों तक वो अनएम्प्लॉयड रहा है, तो उसको अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देन करेंट वीकली स्टेटस, it identifies a person as unemployed if he did not find work even for 1 hour in entire week। अगर एक हफ्ते में एक इंडिविजुअल 1 घंटे के लिए भी काम नहीं किया है उसने, तो उसको अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा करंट वीकली स्टेटस के अकॉर्डिंग। देन करंट डेली स्टेटस, ये करंट डेली स्टेटस डेली बेसिस पर होता है। किसी एक पर्टिकुलर डे को उठा करके उसमें देखेंगे किसी बंदे ने उस दिन काम किया है या नहीं, ये डेली बेसिस के लिए होता है, राइट। देन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये डेटा प्रोवाइड करता है अर्बन एरियाज के लिए क्वार्टरली एंड रूरल एरियाज के लिए एनुअल डेटा प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हो गए मेनली जो यूज किए जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करने के लिए इंडिया में। तो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, उसमें दिया होता है कि इसमें कौन सा मेथड है जो अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि करंट मंथली स्टेटस एक ऑप्शन दिया होता है जो यूज नहीं किया जाता है। करंट मंथली स्टेटस को हम अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, बल्कि कौन कौन से स्टेटस यूज किए जाते हैं, करंट वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस। तो मंथली स्टेटस अगर दिया है तो वो ऑप्शन गलत होगा, राइट। वो स्टेटस हम यूज नहीं करते अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करने के लिए, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरह के मेनली अनएम्प्लॉयमेंट देखे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हिंदी में बात करें तो घर्षण जनित बेरोजगारी। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होती है? तो इट अकर्स वेयर वर्कर्स are switching from one job to another job. It occurs when workers are switching from one job to another job or they are entering into the labor market for the first time. तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपनी प्रेजेंट जिस जॉब में अभी वो है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जॉब स्विच कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में जितने टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि दे आर एंटरिंग इनटू द लेबर मार्केट और लेबर फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेबर मार्केट और लेबर फोर्स में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे होते हैं। जैसे कि फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करें, अभी कोई बंदा है उसने अभी भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब वो जॉब मार्केट में एंटर कर रहा है, ही इज सर्चिंग फॉर द जॉब। तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, 4 महीने 5 महीने, तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इट इज टेम्परेरी स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, राइट। तो अब बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से ही पता चल रहा है, बात करें मौसमी बेरोजगारी की, तो ये क्या होता है? तो इट अकर्स व्हेन डिमांड फॉर लेबर डिक्लाइंस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर। साल में किसी टाइम पीरियड में लेबर की डिमांड कम हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड के लिए जो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या फिर व्हेन पीपल डोंट हैव वर्क और डोंट फाइंड वर्क ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। जब लोगों को साल के कुछ सीजन में काम नहीं मिलता है, कुछ सीजन में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, पूरे साल अनएम्प्लॉयड नहीं है, कुछ सीजन में अनएम्प्लॉयड है, तो उस सिचुएशन में ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड, और उस सिचुएशन को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इट मेनली अकर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, देन टूरिज्म सेक्टर, सर्टेन फैक्ट्रीज सच एज आइसक्रीम, वुलन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। देन टूरिज्म सेक्टर में पाया जाता है। आइसक्रीम, कुछ फैक्ट्रीज की अगर बात करें तो जैसे कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज हुई या वुलन फैक्ट्रीज में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखा जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे पाया जाता है? जैसे कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप को अभी उसको बोया गया, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, तो जो लोग उस पर्टिकुलर क्रॉप के बोने में या उसके हार्वेस्टिंग में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ दैट क्रॉप वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जब तक कि नए क्रॉप का, नई फसल का सीजन नहीं आ जाता, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयड, राइट।
इसी तरीके से टूरिज्म सेक्टर में क्या होता है कि कुछ साल के कुछ पीक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम समर सीजन की बात करें तो ऐसे टाइम पीरियड में लोग हिल स्टेशन पर ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो इस टाइम पीरियड में जो लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व है, जैसे कि होटल हो गए या रेस्टोरेंट्स, ये ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि टूरिस्ट गाइड हो गए, तो इनको उस टाइम पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि वो पीक सीजन चल रहा होता है। उसके बाद ऑफ सीजन में वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि अब इस टाइम तो लोग ज़्यादा विजिट नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। इसी तरीके से अगर फैक्ट्रीज की हम बात करें तो आइसक्रीम फैक्ट्रीज में जो लोग एंगेज हैं, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आइसक्रीम की डिमांड जो है समर सीजन में ज्यादा होती है, तो प्रोडक्शन भी उस टाइम पे ज्यादा हो रहा होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, ज्यादा लेबर्स हायर किए जाएंगे, उनकी डिमांड ज्यादा होगी समर सीजन में, राइट। लेकिन विंटर सीजन की बात करें तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि उतनी डिमांड आइसक्रीम्स की नहीं होगी। तो जो लोग आइसक्रीम फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वहां पर एंगेज हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट। उसी तरीके से वुलन फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वुलन क्लोथ जो है विंटर सीजन में ज्यादा डिमांड होती है, ज्यादा पहने जाते हैं। तो जो लोग वुलन फैक्ट्रीज में एंगेज है, वहां पर काम कर रहे हैं, समर सीजन में वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो हमने बात की फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। अब हम बात करते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिंदी में बात करें जिसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो इट इज अ सिचुएशन वेयर मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ टास्क देन इज नेसेसरी। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी भी काम में, किसी भी टास्क में ज्यादा लेबर, ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं, जबकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज्यादा वर्कर्स को हायर किया जाता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी अनएम्प्लॉयमेंट को, इसी बेरोजगारी को हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हम इसे क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अनएम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर्स होते हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे होते, यानी जितनी उनकी क्षमता होती है, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, उससे कम काम कर रहे होते, इसलिए इस सिचुएशन को हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, राइट। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसको समझते हैं कैसे ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, एक लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर खेती करनी है, वहां पर 4 लेबर की, 4 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, बट हायर कितने लोग किए गए? 8 वर्कर्स, राइट। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा वर्कर हैं, ये कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन में। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट केस में। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है जब एक एक्स्ट्रा लेबर को हायर करके हमारे टोटल प्रोडक्शन में, हमारे उत्पादन में जो इंक्रीज होता है, जो बढ़ोतरी होती है, राइट, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है, इसका क्या मतलब है? मतलब जो 4 एक्स्ट्रा लेबर हायर किए गए, उन्होंने कुछ भी नया ऐड नहीं किया उत्पादन में, राइट। क्योंकि जितना काम था उस लैंड पे उसको 4 लोग ही कर सकते थे, 4 एक्स्ट्रा लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं थी, उस पर सिर्फ 4 लोगों की ही रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ये 4 जो लोग हायर किए गए हैं, ये एक्स्ट्रा 4 लोग हैं। अगर इनको नहीं भी हायर किया जाता तो उत्पादन पे, प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, ये कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। इनको अगर हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 4 लोग ही उतना काम कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, उतना तो काम ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ज्यादा लोग मिलकर क्या करेंगे? बातें करेंगे, राइट। तो इसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी, ये क्या होती है? तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? ये होता है लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी जब इकोनॉमी में डिमांड की कमी होती है तब ये अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। अच्छा, डिमांड की कमी किस सिचुएशन में होती है? तो दिस अकर्स मेनली ड्यूरिंग रिसेशन।
हमने रिसेशन पढ़ा है, डिप्रेशन पढ़ा, इन्फ्लेशन पढ़ा है, तो हमें इसके बारे में पता है कि रिसेशन क्या होता है। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन की कंडीशन होती है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, डिमांड बहुत कम हो जाती है, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो चीज़ों को डिमांड करें। तो हमें पता है किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रोड्यूसर्स का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो जब वो देख रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? वो अपने प्रोडक्शन को कट डाउन कर देंगे, प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को कम कर देंगे। जब उत्पादन को कम करेंगे तो उनको उतने लेबर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन कुछ लेबर्स जो है वो फायर भी कर दिए जाएंगे, कुछ लोगों को जॉब छोड़ना भी पड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब बिजनेस साइकिल की वजह से, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हम इसे कह रहे हैं ना, तो ये क्यों होता है? बिजनेस साइकिल में जब चेंज आता है, बिजनेस साइकिल में रिसेशन होता है, देन डिप्रेशन, देन इकोनॉमी टॉप पर जाती है, पीक पर जाती है। बिजनेस साइकिल जब हम करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। तो जब रिसेशन होता है तो स्लो डाउन हो जाता है इकोनॉमी। तो उस सिचुएशन में जो जितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो ये मेनली जो है एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज में देखा जाता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखा जाता है? एडवांस इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी में ज्यादा देखा जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ और अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इट रिफर्स टू द मिसमैच बिटवीन व्हाट स्किल्स एम्प्लॉयर्स नीड एंड व्हाट स्किल्स वर्कर्स possess। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब मिसमैच होता है स्किल में, यानी कि एम्प्लॉयर्स किसी पर्टिकुलर स्किल को ढूंढ रहे हैं वर्कर्स में और वर्कर्स के पास वो स्किल नहीं है, राइट। तो तब ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये कब होता है? जब भी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता है, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में आ जाती है। तो जो पुराने लोग होते हैं, जिनके पास पुरानी स्किल होती है, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो पहले टाइपराइटर्स की बड़ी डिमांड होती थी, लाइक जिनको टाइपिंग करनी आती थी उनको जॉब इजीली मिल जाती थी। और कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ? कंप्यूटर्स आ गए। तो जब कंप्यूटर आया तो जिनके पास वो स्किल नहीं थी, यानी कि जिन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। क्योंकि अगर हम अकाउंट्स की बात करें, बही खाते की बात करें, तो पहले के टाइम पीरियड में मैनुअली बही खाते तैयार किए जाते थे। कंप्यूटर के आने के बाद क्या हुआ? सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई। तो जिनके पास ये स्किल नहीं थी, कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इसी तरीके से आजकल के दौर की बात करें, जैसे कि चैट जीपीटी आ गया, लोग ना बहुत डरे हुए हैं कि अच्छा चैट जीपीटी आ गया है तो ये तो हमारी जॉब ले लेगा, हमारी जॉब खा जाएगा। इस तरीके से जब भी इकोनॉमी में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं उनके पास वो स्किल नहीं होती है, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, राइट। तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 5 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो मेन अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने अभी डिस्कस की। इसके अलावा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, देन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल है कि जब भी लोग एजुकेटेड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, दे आर लुकिंग फॉर द जॉब बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी पीपल आर एबल टू वर्क एंड दे आर सीकिंग फॉर द जॉब बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे रीजन क्या होता है इस सिचुएशन में? ये दोनों ही टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि स्किल में मिसमैच होता है। लोगों के पास या फिर जो जॉब सीकर्स हैं उनके पास वो स्किल नहीं है जिसकी मार्केट में या इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है। तो जब उनके पास वो स्किल नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो उस सिचुएशन में क्या होता है? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, राइट। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, बेरोजगारी को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। तो उसके लिए इनिशिएटिव्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं या फिर गवर्नमेंट को पहल करने की जरूरत है, राइट। गवर्नमेंट जब तक नहीं करेगी तब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्री से, इंडिया से कम नहीं कर सकते। तो क्या क्या इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है या गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं? तो पहला बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग स्किल डेवलपमेंट।
स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेबर फोर्स है 90% ऑफ लेबर फोर्स जो है वो अनस्किल्ड है। तो लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही। तो मेन रीज़न हमें क्या देखने को मिलता है कि लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है ना, जिस स्किल की इकॉनमी में, मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जाए, कौशल प्रोवाइड किया जाए, स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, बूस्टिंग लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। लेबर इंटेंसिव यानी कि लेबर का काम बढ़ाया जाए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम यूज़ करने लगे हैं, ज़्यादातर मशीन के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, तो मशीन के थ्रू प्रोडक्शन को कम करके लेबर इंटेंसिव को टेक्निक को यूज़ किया जाए, यानी कि लेबर को उससे ज़्यादा काम लिया जाए। तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सकता है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लोगों को रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। देन फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उद्यमिता, राइट, और स्टार्टअप। तो इसको फोस्टर करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। किस तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना है। तो जॉब सीकर से उन्हें हमें क्या बनाना है, जॉब गिवर बनाना है, राइट। उनको इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो जॉब ढूंढने के बजाय वो अपना काम खुद स्टार्ट करें, नए नए स्टार्टअप लेकर के आए। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर सकती है, जो लोन की फैसिलिटी है उस प्रोसेस को ईजी कर सकती है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो भी नए एंटरप्रेन्योर हैं वो आगे आएंगे और नया स्टार्टअप वगैरह वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें लोन जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अवसंरचना में इन्वेस्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, जैसे कि रोड्स हैं और टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ को मजबूत बनाना है। अगर रोड्स वगैरह में गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, अक्सर देखा होगा गवर्नमेंट को अगर रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना होता है, तो गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट जैसे गवर्नमेंट ने ले लिया या कोई रोड बनाना स्टार्ट कर दिया, उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत नहीं हो सकती है, राइट। तो हमने कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो वो सारी जो स्कीम्स हैं वो पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स हैं, गरीबी उन्मूलन की स्कीम्स हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने की स्कीम्स हैं। हमने कुछ पुरानी स्कीम डिस्कस की है, राइट। फिर हमने 2 क्लासेस में नई स्कीम डिस्कस की हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी स्कीम्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।